फ्रेंड्स, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स, तो मैं वहीं से ही कंटिन्यू करने वाली हूँ और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे कैटाफोरेसिस भी कहा जाता है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ colloidal particles in influence of electrical field। अब देखें, अगर सपोज आपके पास इस तरह की कोई यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, जिसमें आपने दोनों टर्मिनल्स, इसके अंदर आपने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल किया। कोलॉइडल पार्टिकल्स को मैं कुछ अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और अब हमने क्या किया, इसके दोनों एंड्स को सील करने के बाद मेटल प्लेट से सील करके इसे कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, ये आपके दोनों किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोड्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे बेटा चार्ज प्रेजेंट है। जब सपोज हम ये कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं और कोलॉइडल पार्टिकल्स हम मान लेते हैं कि सपोज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो क्योंकि पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो कौन सी प्लेट से दूर भागेंगे? पॉजिटिव प्लेट से। और किस तरफ भागेंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे और अल्टीमेटली यहाँ जाके सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल द कोलॉइडल पार्टिकल्स विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर एंड, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट एकमुलेटिंग देयर। अब वहाँ पर एकमुलेट होकर करना क्या है? वही करना है जो नॉर्मली कोई भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज आयन जाता है जब किसी इलेक्ट्रोड पे, तो करता है अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा इसके पार्टिकल सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मूवमेंट होना इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और मूवमेंट के बाद या जब हम करंट अप्लाई कर देते हैं, करंट पास कर देते हैं, तो होगा क्या? कोलॉइडल पार्टिकल्स विल बिकम न्यूट्रलाइज एंड देन अल्टीमेटली settle down as precipitate। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने दोनों क्वेश्चंस का साथ में ही आंसर कर दिया है। पहली बात, इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? यू हैव गॉट द डेफिनेशन। सेकेंडली, व्हाट विल हैपन इफ करंट विल बी पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन? दिस इज योर आंसर। पार्टिकल विल बिकम न्यूट्रलाइज एंड देन अल्टीमेटली सेटल डाउन एज पीपीटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक प्लेस, देन पार्टिकल विल न्यूट्रलाइज एंड देन विल सेटल डाउन। ठीक है, आ गया समझ में? सो ये क्यों था, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। एक और टर्म मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में बच्चों, वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ऐसा तभी होगा जब आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स का कोलॉइडल सोल्यूशन होगा और आपके जो कौन से पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते। तो ऑस्मोसिस का फिनोमिना कोलॉइडल सॉल्यूशंस में होता है। उसी ऑस्मोसिस का फिनोमिना अगर हमें फास्ट करना है, उसको स्पीड अप करना है, तो अगर उसी ऑस्मोसिस को इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई किया जाए तो फिर ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। और इसका बिल्कुल सेट एग्जाम्पल है आपका डायलिसिस। डायलिसिस की जो मशीन है बच्चों, ठीक है, वो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बेसिक प्रिंसिपल पे ही काम करती है। ऑस्मोसिस हम करा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, हम फिल्टर कर रहे हैं पार्टिकल्स को। कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो, इम्प्योरिटीज सब छन के बाहर आ जाती है क्योंकि वो वाटर के साथ सॉल्यूबल हो गई हैं। लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ब्लड के पार्टिकल्स हैं, वो वहीं रह जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से डायलिसिस में इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यूज होता है। 4 से 5 घंटे में डायलिसिस कंप्लीट हो जाती है बच्चों। ठीक है,
बात समझ में आ रही है। और अगर वैसे ऑस्मोसिस करने दिया जाए तो इट विल टेक इवन मोर देन दैट, यानी कि लगभग 12 से 13 घंटे ऑस्मोसिस में लग जाएंगे। उसी को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑस्मोसिस कराते हैं, विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो यू मे राइट लाइक दिस, when the process of osmosis takes place under electric field, it is known as electro osmosis। और osmosis आप सब ऑलरेडी जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो इसलिए उसे मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ये थी बच्चों आपकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन इज एक्चुअली अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। हमने पेप्टाइजेशन में क्या किया था, बड़े पार्टिकल्स को तोड़ करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया था। पीपीटी इज कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल पार्टिकल बाय एडिंग सुटेबल केमिकल। हम यहाँ उल्टा करेंगे, प्रोसेस of converting colloidal particles into PPT by adding suitable chemical is known as coagulation। coagulation को flocculation भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, तो केमिकल डाल के जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एवरीवन कोएगुलेशन। तो ये जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है बच्चों, ये कोएगुलेशन को किसी भी केमिकल को डालना है, इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा डाल रहे हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को बोला जाता है कोएगुलेशन वैल्यू। व्हाट इज़ कोएगुलेशन वैल्यू? इट इज़ दी अमाउंट, वैसे इसको जनरली मिली मोल्स में लिखते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन टू कंप्लीटली कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को 100% कोएगुलेट करने के लिए जितना आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज इट्स कोएगुलेशन वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर एक रूल आप पढ़ेंगे बच्चों, लॉ पढ़ेंगे, विच इज़ नोन एज हार्डी-शेल्स रूल, जो ये बताता है कि किस तरह का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोएगुलेशन और अच्छे से कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेल्स रूल, फर्स्टली कोएगुलेशन is done by oppositely charged ion। हमेशा कोएगुलेशन वो करेगा वो आयन करेगा जो इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन वो काम करेगा कोएगुलेशन का जिसका चार्ज आपके डीपी के चार्ज से उल्टा हो। अगर डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज आयन काम करेगा, अगर डीपी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कोएगुलेशन करेगा। दूसरी बात, greater is charge on ion higher will be coagulating power and lower will be coagulation वैल्यू। चार्ज आयन के ऊपर, कौन से आयन पे? इलेक्ट्रोलाइट जो आपने डाला है उसकी, उस चार्ज जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही कोएगुलेशन वैल्यू कम हो जाएगी। कोएगुलेशन वैल्यू यानी आपको इलेक्ट्रोलाइट कम डालना पड़ेगा, क्योंकि वो काम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कर रहा था वो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट कर पा रहा है। इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे अगर हम बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपको दे दिया एक कोलॉइडल सोल। ये कोलॉइडल सोल कैसा है बच्चों? ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज है अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, जैसे हम मिला देते हैं K4FeCN6, या फिर हम डाल देते हैं इसके अंदर MgSO4,
या फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं KCl, ये तीनों यूज़ करते हैं। इन तीनों में से सबसे इफ़ेक्टिव कौन सा होगा, किसकी कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी और किसकी कोएगुलेशन की वैल्यू सबसे कम होगी, ये पता चलेगा बेटा। पॉजिटिव अगर आपका कोलॉइड है तो आपको इनमें से आयंस कौन से देखने हैं, नेगेटिव देखने हैं। ये जो आपका आयन है इसके ऊपर चार्ज है -4, यहाँ पर चार्ज है -2, यहाँ पर चार्ज है -1। सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ है, इस पे FeCN6 पे 4 नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट जब आप इसमें डाल दोगे तो ये आपको सबसे कम डालना पड़ेगा, यानी इसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कोएगुलेशन वैल्यू इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसके ऊपर चार्ज सबसे कम है, यानी कि KCl। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, जैसे अगर आपने ले लिया स्टार्च का सोल, स्टार्च को कोएगुलेट करने के लिए कौन काम करेगा, इनमें से वो काम करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे कितना है +1 का, यहाँ पर कितना है +1 का, लेकिन यहाँ कितना है 2+ का। तो अब अगर आपने इसकी बजाय स्टार्च लिया होता ना, तो स्टार्च में इन दोनों की पावर सेम हो जाती, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज सेम है, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा हो जाती और वैल्यू कम होती, यानी MgSO4 आपको सबसे कम यूज़ करना पड़ता अगर आपको स्टार्च के सोल को क्या करना है, कोएगुलेट करना है। इसके अलावा कोएगुलेशन करने के, ये था आपका हार्डी-शेल्स रूल बच्चों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोएगुलेशन की डेफिनेशन भी बहुत बार पूछने के लिए आती है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको तैयार करना है। ओके, हार्डी-शेल्स रूल को। एक चीज़ और बताती हूँ, कोएगुलेशन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है केमिकली मिलाया जाए। हमने अभी ऊपर देखा था, करंट पास करने से भी हो रहा था कोएगुलेशन, PPT तो बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोएगुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कूलिंग भी कोएगुलेशन कर सकती है। ठीक है, जैसे कि दूध को ठंडा जब हम करते हैं, मिल्क को ठंडा करते हैं, तो सारे क्रीम के पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, मलाई अलग हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि कोएगुलेशन हो रहा है। आया समझ में। कोएगुलेशन का एक एग्जांपल और देती हूँ जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। दूध में, मिल्क में बॉईल करने के बाद, गर्म करने के बाद आप उसमें एक नींबू निचोड़ देते हैं, तो क्या होता है, पानी अलग हो जाता है और सारा का सारा जो जिसको कहते हैं पनीर या चीज़, वो अलग हो जाता है। राइट, तो ये क्या हो रहा है, कोएगुलेशन हो रहा है। आया समझ में, क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो गए, और जो आप जैसे ही आपने नींबू डाला, नींबू क्या कर रहा है, नींबू एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, उसमें एसिड है, सिट्रिक एसिड है। तो वो जो सिट्रिक एसिड है वो आयंस रिलीज करेगा, वो ही आयंस क्या करेंगे, मिल्क को क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी कोएगुलेट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में कोएगुलेशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे सुने, अगर हम कोएगुलेशन को कंपेयर करें अंडर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स में से कौन से जल्दी कोएगुलेट होंगे, लायोफोबिक होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज दे आर लेस हाइड्रेटेड, दे आर मोर हाइड्रेटेड, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन DP और DM के बीच में स्ट्रॉन्ग है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लायोफोबिक कोलॉइड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। इसी वजह से एक और कॉन्सेप्ट भी लोगों ने यूज़ किया लायोफिलिक कोलॉइड का, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एक लायोफोबिक कोलॉइड को स्टेबल बनाने के लिए लायोफिलिक कोलॉइड उसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। प्रोटेक्टिव एक्शन है, लायोफोबिक कोलॉइड को कोएगुलेट होने से बचाते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। ओके, ऑल्दो ये जब थ्योरी दी गई थी तो एक बार लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया था प्रोटेक्शन वाला, लेकिन ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो कोलॉइडल, ये कहते हैं कि जी लायोफोबिक, अगर आपका ये कोलॉइड है, सपोज ये आपका फोबिक कोलॉइड है, इसके आसपास फिलिक कोलॉइड एक लेयर बना देते हैं,
और इस तरीके से वो दूसरे पार्टिकल के पास जो एक और फॉबिक पार्टिकल है उसके पास इन्हें जाने नहीं देते। और अगर वो ये दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं होंगे ना फॉबिक वाले, तो कोएगुलेट नहीं होंगे और इस तरीके से आपका लायोफॉबिक कोलॉइड लायोफिलिक कोलॉइड डालने की वजह से प्रोटेक्ट हो जाएगा, कोएगुलेशन होने से बच जाएगी उसकी। पर आप खुद सोच के देखो ना, क्या इनके पार्टिकल साइज में कोई डिफरेंस थोड़ी होता है? लायोफिलिक और लायोफॉबिक में डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो एक पार्टिकल के ऊपर इतने सारे पार्टिकल आगे कैसे जुड़ जाएंगे? तो ऑल्दो दिस थ्योरी वॉज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेबल, बट स्टिल ठीक है, कुछ साइंटिस्ट इसको एक्सेप्टेबल मानते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन को एक्सेप्ट करते हैं कि लायोफिलिक कोलॉइड्स का प्रोटेक्टिव एक्शन है। ठीक है, तो एनी हाउ ये जो प्रोटेक्टिव एक्शन है इसको एक्सप्लेन किया गया फॉर गोल्ड सोल के लिए। ठीक है, और गोल्ड सोल को के लिए जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो एक नया टर्म सामने आया जिसको बोला गया गोल्ड नंबर। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं था पिछले साल तक, 2 साल तक पिछले, लेकिन अब लास्ट 2 ईयर्स से बच्चों गोल्ड नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो गोल्ड नंबर क्या है इसको ध्यान से देखें। इट इज़ द मिनिमम मास ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम। याद रखने वाली बात, यूनिट्स का याद रखना है। विच मस्ट बी एडेड टू स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। ठीक है, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। और कितनी लेनी है? 10 ml लेनी है। हाँ जी, कितनी लेनी है बच्चों? 10 ml लेनी है। 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। ठीक है, और जब उसमें 1% NaCl 10% NaCl 1 ml डालें तो वो उसका कोएगुलेशन ना होने दे, प्रोटेक्ट कर ले उसको। दिस इज नोन एज गोल्ड नंबर। फिर से सुन ले, गोल्ड नंबर ऑफ अ लायोफिलिक कोलॉइड ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम मास इन मिलीग्राम विच मस्ट बी एडेड टू अ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल सो एज टू प्रिवेंट इट्स कोएगुलेशन, उसकी कोएगुलेशन को रोकने के लिए, व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl is added to it, that is known as गोल्ड नंबर। तो अलग अलग जो सब्सटेंसेस जैसे जेलेटिन है उसका जो गोल्ड नंबर है बच्चों वो है 0.005 से 0.01 के बीच में होता है। हीमोग्लोबिन जो है उसका 0.03 से 0.07 के बीच में है। ठीक है, अच्छा, जो आपका पोटैटो का स्टार्च है उसका गोल्ड नंबर है 20 से 25 के बीच में। तो जिसका गोल्ड नंबर कम होगा ना उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रोटेक्टिव पावर, कोएगुलेटिंग पावर नहीं बोल रही हूँ, प्रोटेक्टिव पावर। गोल्ड नंबर लेस, प्रोटेक्टिव पावर मोर। आया समझ में? सो दिस वॉज अबाउट कोलॉइड्स एवरीवन। अब इस कोलॉइड्स के बाद वी विल टॉक अबाउट इमल्शंस एंड कैटालिसिस in my next video. So thank you everyone.